मुझे नहीं पता, कोई रात उस रात से भी ज्यादा अंधेरी रही होगी जब आसमान में काले बादल ने चंद्रमा पर अपना कब्जा जमा लिया था और फिर देखते ही देखते एक पल में हर तरफ अंधेरा छा गया। इतना अंधेरा कि आसमान में जब भी बिजली का कंपकपाना होता तो मानो कोई शहर की तस्वीर खींच लेता। लगभग आधी रात गुजर चुकी थी, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक शहर में न बंदा न बंदे की जात, और कब्रिस्तान के पीछे की दीवार के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। पर जहां कोई दिन में भी भटकने से डरता हो, वहां भला आधी रात में कोई क्या कर रहा होगा। अब अंधेरे में या तो भूत मिलते हैं या चोर। वैसे कब्रिस्तान में भूतों के होने पर सवाल नहीं किया जा सकता, पर कोई चोर कब्रिस्तान में, यह हजम करना जरा मुश्किल है। अरे कब्रिस्तान से अच्छी जगह चोरी के लिए हो ही नहीं सकती है। अरे आए तो थे पिछली बार, फिर क्या हुआ? लूटा हुआ सारा माल पकड़ा गया ना। कहीं इस बार भी वो बुड्ढा खुद को कब्रिस्तान का रखवाला बताते हुए वापस आ गया ना तो साला गोली मारे बिना नहीं छोड़ेगा। अरे हर बार किस्मत इतनी बुरी थोड़ी होती है रमेश। चल अंदर चलते हैं। रमेश और सुरेश थे तो चोर, पर उनके चोरी करने का स्टाइल सबसे जुदा था। वे लोगों के घरों को नहीं लूटते, बल्कि मालदार लोगों की कब्र को खोदकर उनके पास जो होता उसे चुरा ले जाते, क्योंकि मरने वाले लोग रिपोर्ट नहीं लिखाया करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने एक मालदार कर्नल की कब्र खोदी, लेकिन जब उसके कॉफिन को खोला तो दोनों के होश उड़ गए। अरे बाप रे, ये तो वही है सुरेश। इंसान वही पाता है जो असल में वो बोता है। आपने कहावत तो सुनी होगी, पर यह होता कैसे है ये आप देखेंगे एड ऑफ द क्यूरियोसिटी से, जिसका नाम है कब्रिस्तान का ताबूत। और इस कहानी कब्रिस्तान के खंडहर में चमगादड़ फड़फड़ा रहे थे। एक पेड़ की साख पर बैठा उल्लू बिना पलकें झपकाए दो चोरों को एक सेठ की कब्र को खोदते हुए देख रहा था। फिर जैसे ही उन्होंने ताबूत को खोला, उसकी आवाज से उल्लू और चमगादड़ फड़फड़ाकर आसमान में मंडराने लगे। नीचे उन दोनों में से एक नीचे उतरा और लाश के गले से एक चैन खींचते हुए बोला, चेहरा देख साले का, मरने के बाद भी खुश नहीं है। अभी भी शक्ल पर 12 बजे हुए हैं। अरे ऐसा मत बोल, क्या पता उसकी आत्मा यहीं कहीं हो। अरे क्या फर्क पड़ता है, कौन सी उसकी आत्मा हमसे लूटा हुआ सामान वापस मांगेगी। सारा लूटा हुआ सामान इधर दे दो। अपने पीछे से इस आवाज को सुन उन दोनों के होश उड़ गए। एक पल के लिए उन्हें ऐसा लगा जैसे उस आदमी की आत्मा बाहर निकलकर उससे अपना सामान मांग रही हो, पर यहाँ मामला कुछ और ही था। पीछे मुड़कर देखा तो एक मोटा आदमी हाथ में रिवॉल्वर ताने उनसे लूटा हुआ सामान मांग रहा था। चोरों को लगा कि वो चोरी करते हुए पकड़े गए, इसलिए पहले उन्होंने सोचा कि लूटे हुए सामान का बंटवारा कर लें, पर उस आदमी की एक चीख से दोनों का खून सूखने को हो गया। बकवास बंद करो अपनी। मैं तुम्हें कोई चोर लगता हूँ जो अपनी हिस्सेदारी लेने आया है? मैं हूँ सली, इस कब्रिस्तान का रखवाला, और मेरे रहते हुए तुम कब्रिस्तान के ताबूत से कुछ भी नहीं चुरा सकते हो, समझे? अब चुपचाप सामान यहाँ रखो और चलते बनो, वरना। इतना कहते हुए उस मोटे आदमी ने एक गोली हवा में चला दी और चोर लूटा हुआ सारा सामान वहीं छोड़कर गोली हो गए। इसके बाद सली ने पहले तो अपने आसपास देखा और फिर कब्र में नीचे उतरकर लाश को देखने लगा। ओहो, यहाँ तो अभी और भी माल बचा है। बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी और मेरा कर्ज भी उतर जाएगा। सली भी उन बाकी चोरों की तरह ही था जो लाश को लूटता था। उसने उस लाश की उंगली से एक चमचमाती हुई अंगूठी खींची जो शायद सोने की थी, जिसे देख वो खुश हो गया। पर अचानक ही चमगादड़ों का झुंड जब उसके सिर के ऊपर से गुजरा तो डर के मारे अंगूठी हाथ से छूट वापस ताबूत में जा गिरी। सली एक पल के लिए ऐसे डर गया था जैसे किसी ने उसे झकझोर दिया हो।
लेकिन बिना देर किए उसने ताबूत के नीचे दरार में अपना हाथ घुसा अंगूठी ढूंढने लगा, पर अगले ही पल वो अपना हाथ झटकते हुए ऐसे कूदा जैसे उसे सांप ने डस लिया हो। उसकी कपकपाती उंगली से खून रिसने लगा था, जिसके दर्द से वो चीखने लगा। उसकी एक चीख से पूरा कब्रिस्तान दहल उठा और खुद सली भी कांपने लगा। जब उसकी नजर नीचे गई तो ताबूत के अंदर एक चूहा निकला, जिसके मुंह में खून लगा हुआ था और उसके दांत में फंसी थी वो अंगूठी। सली ने उसके मुंह से वो अंगूठी निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि तभी चूहा अंगूठी सहित अंदर घुस गया। सली लूटा हुआ सारा माल लाश के सीने पर डाल वहीं झांकने लगा जहां वो चूहा था, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उल्टे उसे कुछ खिसकने की आवाज सुनाई दी।